काउंसलिंग सेशन है। इस सेशन को करते हुए आज हमारे टोटल 50 काउंसलिंग सेशन पूरे हो गए हैं। हम हर सेशन में मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। हमारे पास पिछले 5 से 6 सेशन में कई मेडिकल के सीनियर टीचर करें के इस सेशन में ज्वाइन करते हैं और इसी सेशन में आज हमारे साथ दिनेश जहांगीर सर हैं। दिनेश जहांगीर सर, आपका इस सेशन में स्वागत है। दिनेश जहांगीर सर ने मेरे ही साथ इंजीनियरिंग करा और इंजीनियरिंग के बाद मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। तो मैं जहांगीर सर से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग करते हुए वो खुद डॉक्टर नहीं बने, लेकिन उनके दिमाग में कैसे आया कि हम प्री मेडिकल के प्रिपरेशन करते हुए इस समाज को सक्सेसफुल डॉक्टर्स दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं इतने अच्छे सेशन कंडक्ट करने के लिए आरजी सर को बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब जब मैंने अपना पहला सेमिनार दिया तब मुझे अपने लेक्चरर्स की तरफ से काफ़ी कमेंट्स मिले और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप आगे जाकर के इन फील्ड को ऑप्ट न करते हुए आप टीचिंग फील्ड को ऑप्ट करें तो आप समाज को बहुत ज़्यादा कुछ दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर वो चीज़ मेरे दिमाग में थी और जैसे ही मैं इंजीनियरिंग करके कोटा आया तो मेरे पास में टीचिंग के कई ऑप्शन भी हाथ में आ गए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी फील्ड के अंदर आजमाया जाए। तो यही वजह है कि समाज सेवा के लिए और कहीं ना कहीं पर अपने टैलेंट को निखारने के लिए मैं प्री मेडिकल के। जी बिल्कुल। और यही रीजन है कि इनके इसी जुनून और इनके शौक की वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट समाज के बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन चुके हैं। जहांगीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंजीनियरिंग के बाद फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा। फिजिक्स तो मेरा तो बहुत वीक सब्जेक्ट हुआ करता था, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करा और मैंने देखा है कि स्टूडेंट का भी फिजिक्स बहुत वीक सब्जेक्ट रहता है। तो आपकी क्या एडवाइस है कि फिजिक्स क्या रियली में वीक है या स्टूडेंट की कोई स्ट्रेटजी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से फिजिक्स वीक हो जाता है? देखिए, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट अपन को तब तक हार्ड लगता है जब तक अपन उस चीज़ से कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ही अपन कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही सब चीज़ें अपन को समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं, अगर मूवी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं तो अपने इमोशन उस मूवी के इमोशन के साथ में जुड़ते हुए चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपन मूवी के अंदर डूब जाते हैं। तो उसी तरह से अपने पास में फिजिक्स है। आप चीज़ों को लाइव करके देखें, चीज़ों को कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए, कॉन्सेप्ट के बारे में दिमाग में पिक्चर बनाइए और अगर आप पिक्चर बना करके क्लियर करके कॉन्सेप्ट को करोगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स सब्जेक्ट काफ़ी ईजी रहेगा। ओके। आप हमें ये बताएं कि अभी जैसे नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है तो स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस है कि स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिल जाए और उनको काउंसलिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट की रैंक आ जाती है लेकिन फिर भी चॉइस फिलिंग में गलत भर देते हैं और उन्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस है, उन्हें किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहिए? जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो जाता है कि गलत चॉइस फिलिंग की वजह से कई बार उनको उनका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाता है। या तो इसके लिए उनको कि करियर काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। जो भी उनकी रैंक आई है अकॉर्डिंगली, कोई भी सीनियर मेंबर्स है जिसने पहले एमबीबीएस का कॉलेज ऑप्ट किया हुआ है या काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस पर्सन को पास में बैठाए और जो भी कॉलेज की उनकी चॉइस है, जिस भी बेसिस पर, फाइनेंशियल बेसिस पर या फिर उनके पास में है या फिर मेडिकल कॉलेज अच्छा है तो उनकी अपने हिसाब से क्री बनाए, उनकी रैंक लिस्ट बनाए और उसी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेजेस पॉसिबल है उन सबको रैंक लिस्ट के अंदर अपनी फिल करें। तो यही ऐसा करने से आपको जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेटर कॉलेज मिल सकता है या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसमें मैं स्टूडेंट को एक और एडवाइस करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक इंटरनेट पे आ रहा है, उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का प्रिंट आउट निकालिए। जैसे मार्क्स मान लीजिए 510 है तो 510 के नियर जो कॉलेजेस मिल रहे हैं प्लस माइनस 20 मार्क्स कर लीजिए, उसके नियर जो कॉलेजेस मिल रहे हैं तो वो जिस ऑर्डर में लास्ट ईयर फिल हुए हैं लगभग वही ऑर्डर होता है हम आपकी चॉइसेस को भरने का। तो आप लास्ट ईयर के ओपनिंग क्लोजिंग से आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस ऑर्डर में कॉलेजेस को भरना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस? जी सर, मैं आपकी बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कई बार स्टूडेंट अपनी रैंक देख करके सोच लेता है कि ये वाला कॉलेज तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। हाँ, हमें मैक्सिमम चॉइसेस भरना चाहिए और टॉप से भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टॉप से स्टार्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज लास्ट ईयर पहले फिल हो चुका है, कई बार वो स्टूडेंट्स ये सोच करके इसको फिल नहीं करते हैं कि हम इस कॉलेज के लायक नहीं है या
इस रैंक पे हमें ये कॉलेज नहीं मिल नहीं पाएगा। मिलेगा, हाँ। लेकिन फिर भी कई बार रैंक का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाता है और उनको वो कॉलेज मिल सकता है। हाँ। कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं हमारे पास। कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन हमसे दोबारा पूछिए। नीट में 589 मार्क्स हैं और कैटेगरी ओबीसी है, तो कौन सा अच्छा कॉलेज इन्हें मिल पाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप निश्चित रूप से डॉक्टर बनने वाले हैं। और 589 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने अभी बोला कि आप सभी कॉलेजेस को फिल कीजिए, दिल्ली के सारे कॉलेज फिल कीजिए, मुंबई के सारे कॉलेजेस को फिल कीजिए, गुजरात के भी कई कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं और उन कॉलेजेस में पीजी के लिए भी रिजर्वेशन होता है। आप जिस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो उसी कॉलेज में से अगर आप पीजी कर लेते हो तो वहाँ पर आपको कुछ रिजर्वेशन मिलता है। ये सभी कॉलेजेस में तो नहीं है लेकिन कुछ कॉलेजेस में ज़रूर है। तो उन कॉलेजेस का आप स्पेशली ध्यान रखें और उनको अपनी रैंक लिस्ट में प्रायोरिटी पर रखें। कुछ 2-3 जनों के इस तरीके की कमेंट आ रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा और तेज बोलने की। मोहम्मद इस्लाम, जोसा के 7 राउंड में सीट लॉक करने के लिए रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा क्या, या 7 राउंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा? मोहम्मद, आप ध्यान रखना, आप 7th राउंड नहीं करना, आप 6 राउंड तक ही करना, क्योंकि 6 राउंड के बाद 7th राउंड में चॉइस वापस से अनलॉक हो जाएंगी और जो भी स्टूडेंट 7th राउंड में वापस से चॉइसेस भरेंगे तो जो आपको 6 राउंड तक मिला है वो अनसेफ हो जाएगा। 6 राउंड तक जो चॉइसेस हैं वो उसके ऊपर ही मिलती हैं, लेकिन 6 राउंड के बाद जैसी चॉइसेस अनलॉक हो जाती हैं तो आपको नीचे का भी मिल सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप 7th राउंड में नहीं जाएं। आपको, जैसा कि पिछले कई सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको एनआईटी मिल रहा है, तो आप 6 राउंड में जाकर उसको फ्रीज कर दीजिए। सिद्धांत जैन, सर साउंड का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सिद्धांत को टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से साउंड का प्रॉब्लम आ रहा हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत तेज बोलने की, लेकिन अभी हम बीच में, इस सेशन के बीच में अभी हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। श्याम जोशी, 524 मार्क्स कैटेगरी जनरल, स्टेट छत्तीसगढ़, कैन आई गेट गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज? मुझे लगता है कि शाम आप कट ऑफ के काफ़ी आसपास हैं और मेरे हिसाब से आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना। ओके, अगेन वही कमेंट्स आ रहे हैं, साउंड्स नहीं आ रहा है। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रहा है। सभी का यही मैसेज आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा और तेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जहांगीर सर आप ये बताएं कि जिन स्टूडेंट के नीट में बहुत ही कम स्कोर आए हैं और जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो चुके हैं और वो आगे ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए और क्या करियर के ऑप्शंस हैं? मेरे ख्याल से अगर आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं या किसी वजह से रह गए हैं आप, तो आपके करियर के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, आप डी फार्मा कर सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप वहाँ पर जाकर के टॉप करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है आप कई बहुत सारे डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो इन सभी करियर ऑप्शंस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। राकेश बिश्नोई, राजस्थान 555 मार्क जनरल कैटेगरी, क्या एमबीबीएस मिल जाएगा क्या गवर्नमेंट कॉलेज में? जी देखिए राकेश, आप भी कट ऑफ के काफ़ी आसपास हैं। एक बार रैंक लिस्ट यहाँ पर राजस्थान की आने दीजिए, मुझे लगता है कि आपको मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेज हैं। काफी अच्छे से, और लास्ट राउंड तक मेरे हिसाब से इनको काउंसलिंग करना हाँ चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। हाँ। मोहम्मद इस्लाम, साउंड का थोड़ा कम साउंड आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। ओके, 525 यूपी जनरल है, एनी चांस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? जी देखिए, मुझे इतने नंबर के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। ये आप जहांगीर सर हमें बताएं कि कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए और बाकी को ड्रॉप ले लेना चाहिए? मुझे लगता है कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आप केवल नीट की जहाँ तक बात करें तो मेरे ख्याल से कट ऑफ लगभग 465 मार्क्स के आसपास तक जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद में एमबीबीएस मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके। और अगर 15-20 मार्क्स आप और कम कर देंगे तो आपको बीडीएस ही मिल सकता है।
इसके अलावा फिर आपके स्टेट की रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोबारा चांस लेना चाहिए या काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना चाहिए। ओके। मेरे ख्याल से कोई सा भी स्टेट हो, अगर आपकी रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स अगर 500 से ऊपर हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज आपको वापस से सेकंड चांस लेना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है नीट से रिलेटेड। आई हैव 459 इन नीट and category is OBC from Maharashtra. Can I get government college from 85% quota or any chance through 15% quota? मेरे ख्याल से हो सकता है आपको 85% कोटा के अंदर MBBS मिल जाए, उसके चांसेस कम है, लेकिन आपको 15% जो नीट का कोटा है, जो ऑल इंडिया कोटा है, उसके अंदर मिलने के चांसेस जीरो हैं। मोहम्मद इस्लाम का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फ्रीज करने के लिए रिपोर्टिंग सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? मोहम्मद, आपको फ्रीज करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, आप ले जाएं अपने साथ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार कर चुके हैं, तो अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। आपको इंटरनेट से फ्रीज करने का एक फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट निकालना है या वहां जाकर उनसे लेना है और फर्दर काउंसलिंग नहीं करना है। और ये ब्रांच है, इसको लेकर काउंसलिंग के बताना चाहता हूँ। ध्यान रखना, एक बार आपने फ्रीज ऑप्शन देने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा और वो जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो जाएगा। हाउ इज IPU EC? ये अच्छा है, EC सभी जगह वैसे अच्छा ब्रांच होता है। रैंक 484, विच कॉलेज शुड आई गो फॉर? इन्होंने लिखा नहीं है कि ये इंजीनियरिंग का है कि मेडिकल का है। जी है ना? तो 484 आई थिंक ये मार्क होंगे। आप पूरा डिटेल में लिखिए कि आप नीट की बात कर रहे हैं कि स्टेट MP है, आई थिंक ये मार्क्स होंगे 484 मार्क्स हैं और ये MP के हैं, तो इन्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको MBBS मिलना मुश्किल है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी में हैं तो आपको MBBS मिलने के पूरे चांसेस हैं। ओके। इसी कड़ी में मोहित जैन का क्वेश्चन है, 554 मार्क्स जनरल कैटेगरी के हैं, एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज? जी हाँ मोहित, आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, आप काउंसलिंग का वेट कीजिए। ओके। डियर स्टूडेंट्स, क्या अब आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? जो भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में हैं, क्या वो आपको हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? हम कुछ और क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। विच इज कट ऑफ मार्क्स फॉर मौलाना मेडिकल कॉलेज? जी, अगर आपकी रैंक 150 के अंदर है तो आपको मौलाना आज़ाद कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज अगर आप दिल्ली के हैं तो फिर काफ़ी पीछे तक रैंक तक भी मौलाना आज़ाद कॉलेज मिल जाएगा। ओके। वो उन्होंने वहां पर रैंक ही लिखा था, ये इनका वापस से आया है। मुकुंद मुंद्रा, AIQR इज 638, जनरल कैटेगरी के हैं। बहुत अच्छे मार्क्स से आए थे। जी, बहुत अच्छे मार्क्स। मुझे लगता है कि आपको, हाँ जी, कांग्रेचुलेशन, आपको मौलाना मिलने के पूरे चांसेस हैं। जनरल कैटेगरी के हैं। जी। ओके। साउंड आपको क्लियर आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ और हम जहांगीर सर से बीच में बात करते हैं जब तक आप लोग आए, कि हमें ये बताएं कि 2018 के लिए जिन स्टूडेंट्स ने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो उन स्ट्रेटजी रखना चाहिए कि अगले साल फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर जाएं। और पर्टिकुलर आपसे तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हैं उनका सबसे वीक एरिया होता है मैकेनिक्स वाला पार्ट। इवन जब मैं खुद पढ़ता था तो मैकेनिक्स मेरा भी बहुत वीक था, और आपका तो फेवरेट एरिया ही मैकेनिक्स है। तो स्टूडेंट को आपसे ज्यादा बेटर एडवाइस कोई नहीं कर सकता कि फिजिक्स में हमें क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, और पर्टिकुलर मैकेनिक्स के लिए आप स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो कैसे मैकेनिक्स का फियर खत्म करें और फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर लेके जाएं। जी, एक तो उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने चाहिए और एक ही तरह के क्वेश्चन न करते हुए डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को अटेंड करने चाहिए। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके किसी भी टॉपिक पे ग्रिप बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और स्पेशली आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे कैरियर पॉइंट है, वहाँ के नोट्स वगैरह, वहाँ के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। मतलब सर के करनी चाहिए भाई जी। सर फिजिक्स पढ़ाते हुए इनको 20 ईयर हो गए हैं, सर अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर के नोट्स फॉलो करने चाहिए। जी, तो
आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के जैसे सीपी के नोट्स आपको फॉलो करने चाहिए, सीपी या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए आपको। तो इससे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस, वो भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस, ये मान के चलिए कि हम लोग जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, मेडिकल का कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो, एम्स हो या कोई और दूसरा एग्जाम हो, उन सभी के अंदर मोर देन 50% क्वेश्चंस शीट से वैसे के वैसे आते हैं, या मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जिनका कॉन्सेप्ट वही होता है जो कि हमारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह के अंदर दिया जाता है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप भी शीट को ढंग से सॉल्व करें, साल भर तक सॉल्व करें, टाइम टाइम पर उसको रिवाइज करें, तो डेफिनेटली फिजिक्स के ऊपर आपकी ग्रेड अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कोई बुक भी स्टूडेंट को करना चाहिए या सिर्फ कोचिंग का स्टडी मटेरियल इनफ होता है? जी मेरे ख्याल से तो कोचिंग का स्टडी मटेरियल इनफ होता है। अगर आप घर पर रह करके तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप बुक को चूज कीजिए। जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या ऐसा फिजिक्स में भी है कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से ऐसे कैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम्स में आते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे तो वो आपको एज मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का जैसे सीपी का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स में स्पेशल नहीं भी करेंगे तब भी आप फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कहाँ से, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये आंसर की ये है ना, तो वो किस वजह से होता है, मतलब बेसिक कॉज क्या है उसके पीछे? बेसिक कॉज ये है कि आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक क्वेश्चन का प्रॉपर वे में आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कई बार कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है और उस कंडीशन को अपन स्किप कर जाते हैं, उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ। और जो अपने माइंड में चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देते हैं, जबकि आंसर देना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपने क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। अच्छा, हमारे इंजीनियरिंग में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट ना पर्टिकुलर फिजिक्स में पेपर देके आते हैं और ये बोलते हैं कि सर घर आके तो हो गया, एग्जाम में नहीं होता। तो ऐसा नीट में भी होता होगा स्टूडेंट के साथ कि एग्जाम के जस्ट बाद आके बोलते हैं कि सर घर आते ही हो गया, सर एग्जाम में नहीं हो रहा था मेरे से, और ना सर मेरे से घर आते तो लगा तो सारे क्वेश्चन हो गए और वहां पर मैं ना एग्जाम का फियर था या कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम था, मतलब होता क्या है स्टूडेंट के साथ? तो ये थोड़ा सा क्या है, लैक ऑफ प्रिपरेशन को दर्शाता है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल का पेपर आपके सामने था। तो कहीं ना कहीं पर घर पर आकर के आप रिलैक्स मोड में होते हैं तो फॉर्मूलाज वगैरह आपको उस टाइम पर स्ट्राइक कर जाते हैं। प्रेशर सिचुएशन में जब आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की होती है तो उस टाइम पर कई क्रिटिकल चीज़ों का स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपनी तैयारी का लेवल काफ़ी हाई रखना चाहिए ताकि हर कॉन्सेप्ट जो भी पेपर के अंदर आने वाला है वो आपके लेवल से लो हो और इजीली आपको वो वहाँ पर टाइम पर स्ट्राइक कर जाए। बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, एएफएमसी का कट ऑफ फॉर जनरल गर्ल्स के लिए क्या होगा? जी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे साथ भी होते हैं इतने सेशन में। आप जागीर सर का पर्सनल नंबर लिख सकते हैं और उनसे आप बाद में कॉल करके पूछ सकते हैं कि एएफएमसी का गर्ल्स का कट ऑफ क्या होगा। जागीर सर आप स्टूडेंट्स को अपना नंबर दे दीजिए। जी नंबर नोट कीजिए, 949602366562। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 949602366562। ओके। ये क्वेश्चन है, व्हाई एनआईटी कालीकट रैंकिंग इज गुड टू हाई इन कंपैरिजन लास्ट 2-3 ईयर, इज एनी प्रॉब्लम देयर? नहीं, एनआईटी कालीकट रियली में बहुत अच्छा है, वहाँ का कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छा है, मैकेनिकल बहुत अच्छा है। एनआईटी कालीकट का इस समय जो प्लेसमेंट है वो अदर कॉलेज से ज़्यादा अच्छा है। हियर आर माय डिटेल, सॉरी फॉर द टाइप इन प्रीवियस कमेंट। ओके, ये पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मार्क्स 638, AIQR 484। ओके, my state is MP. I want to know, is there any chance I would get college like VMCC? VMMC, okay. नहीं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मेरे ख्याल से दिल्ली कॉलेज तो मिलना नामुमकिन है। हाँ, हो सकता है आपको अपने स्टेट कोटे से MBBS की कोई सीट मिल जाए। आदित्य,
general category low marks above 50% percentile qualified in NEET can get into private medical college all India Central Deemed University 15% quota. जी आपके मार्क्स काफ़ी कम हैं. 50% से भी कम है. जी जी आपके मार्क्स काफ़ी कम है, तो मुझे लगता नहीं कि आपका कोई चांसेस. एम्स में फर्स्ट काउंसलिंग में AIR 1483 है और पर क्लोज हुई हैं, तो सेकंड राउंड में 1863 पर क्या ये मिल जाएगा क्या? जी हाँ, अगर कई स्टूडेंट्स नीट में निकल जाते हैं तो डेफिनेटली आपका चांस बनता है. ये क्वेश्चन है शायद यहीं के स्टूडेंट होंगे. जागीर सर, व्हेन यू रिवाइज 11th इन एंथ्यूज कोर्स, कि एंथ्यूज कोर्स के अंदर आप 11th का रिवाइज कराने कब आएंगे? जी गौरव, मैं जल्दी आने वाला हूँ आपके बैच में, आप इंतजार कीजिए. पीयूष सिन्हा, व्हाट टू ऑप्ट बिटवीन ऑप्टोमेट्री एंड फिजियोथेरेपी इन कलिंगा भुवनेश्वर? मेरे ख्याल से ऑप्टोमेट्री इज ए बेटर चॉइस. ऑप्टोमेट्री इज बेटर चॉइस. ओके. कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं. इसके पहले हम जागीर सर से कुछ और बात करते हैं कि नीट का जो एग्जाम है उसमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. सबसे पहले हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर क्या अटेम्प्ट करना चाहिए कि हमें नीट 2018 में हम मैक्सिमम स्कोर कर जाएं? जी मैक्सिमम स्कोर के लिए सबसे पहले तो आपकी कैपेसिटी, जो भी कैपेबिलिटी है उसका मैक्सिमम आउटपुट आपका आना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वो आंसर की के अंदर टाइमली फिल हो जाए. ओके. तो जब भी हाफ एन आवर या आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो उसके बाद में आप की को स्टार्ट कर दीजिए. इससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वो आंसर की तक पहुंच जाएंगे और उनका आपको मिल जाएगा. अदरवाइज कई स्टूडेंट्स को हम हर साल देखते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर तो हमने लगभग पूरा सॉल्व कर दिया था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आंसर की कंप्लीट नहीं कर पाया. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेन चीज़ तो ये है कि आप आंसर की पर ध्यान रखें कि वो टाइमली यहाँ पर फिल हो जाए. दूसरी चीज़ है कि सभी क्वेश्चंस के मार्क्स सेम होते हैं, तो कभी किसी क्वेश्चन से या किसी टॉपिक से या किसी सब्जेक्ट से लगाव नहीं होना चाहिए आपका कि भाई फिजिक्स में तो मैं काफ़ी अच्छा कर सकता था या केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, या फिर ये क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये कोई नहीं कर पाएगा, ये मुझे करना है. तो कई बार इस के चक्कर में स्टूडेंट्स टाइम बर्बाद कर देते हैं. तो याद रखिए इजी क्वेश्चंस के जितने मार्क्स होते हैं टिपिकल क्वेश्चंस के भी उतने ही मार्क्स होते हैं. बहुत बढ़िया बात बोली सर. तो आप इजी क्वेश्चंस को पहले करें. फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जितने ज़्यादा आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं करें, उनको आंसर की के अंदर फिल करें. फिर इस तरह के क्वेश्चंस पर आए जिनकी कैलकुलेशन लेंदी है उनको अटेम्प्ट करें, जो आपसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं. कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. सबसे लास्ट में फिर भी अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कि आपको लगता है कि आपसे सॉल्व होने काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्ट है. फिर भी अगर आप ट्राई करते हैं, आपके पास में टाइम बचा हुआ है, तो इस तरह के भी कई क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है, दूर दूर तक इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप तुक्का न लगाएं, गेस न करें क्वेश्चन के ऊपर. आप उस क्वेश्चन को बेटर है कि छोड़ दें. पॉजिटिव में मार्क्स लाने के चक्कर में कई बार नेगेटिव में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो वो नेगेटिव मार्क्स आपके ना आए. पॉजिटिव में आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें. तो कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएं और साल भर रह करके आप चीज़ों की प्रैक्टिस करें. कोई करें जैसे CP वगैरह की या किसी इंस्टीट्यूट की है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और इन फंडामेंटल्स को वहाँ पर अप्लाई करें और देखें कि हर पेपर के अंदर आपको जितना आता है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाए. तो बहुत ही अच्छी चीज बताई जागीर सर ने कि हमें नीट 2018 में कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है. मैं स्टूडेंट को और अपडेट करना चाहूंगा. पैक चंडीगढ़ का आज 6 जुलाई को जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आज उनका काउंसलिंग है और 8 जुलाई से जनरल के जो स्टूडेंट हैं, ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका चॉइस फिलिंग होगा 8 to 11 जुलाई के बीच में और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 12 जुलाई को. तो इस सेशन को आज हम यही रोकते हैं. जागीर सर ने आज आपको काउंसलिंग नहीं बल्कि ये स्ट्रेटेजी सेट कर दिया है 2018 में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे करके जाए. तो मैं जागीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस सेशन में वो आए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट के लिए वो इस सेशन में फिर आए.
और ताकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जागीर सर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट के लिए भले के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, उनके एडवांटेज के लिए आप इसी तरह का प्रोग्राम हमेशा के लिए करते रहें। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।